नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ की एक खबर लेकर आपके बीच हूँ। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं एक आदिवासी प्रदेश के रूप में इसकी शोहरत है। 1/3 आबादी यहाँ की आदिवासी है। दूसरी बात यह है कि इसके जो दो बड़े आदिवासी इलाके हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ का बस्तर और उत्तर छत्तीसगढ़ का सरगुजा, इन दोनों पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र रहती है हर चुनाव में कि किधर जाएंगे, इनका समर्थन किसको मिलेगा, बड़ी नज़र रहती है। मैं अभी जो विधानसभा चुनाव गुजरा है उसमें अखबार की मेहरबानी से थोड़े बहुत लोग मुझको जानते हैं। बाहर जो चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आते हैं उनमें से कुछ लोग मुझसे मिलने आ जाते हैं, कुछ इंटरव्यू करने आते हैं। कुछ लोगों से मैंने इस बार पैसे भी लिए कि मैं बार बार मुफ्त में इंटरव्यू नहीं दूंगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, तो दिया कुछ लोगों ने। इन तमाम लोगों की दिलचस्पी जो है आदिवासी इलाकों के लिए, आदिवासी सीटों पर, आदिवासी वोटरों पर, आदिवासी क्या सोचते हैं इसके ऊपर बहुत रहती है। मैं अभी पूरा हुआ कुछ महीने पहले का 2023 का विधानसभा चुनाव आपके सामने रखता हूं, जिसमें सरगुजा की 14 में से 14 सीटें, आदिवासी इलाका है, कुछ सीट वहां पे गैर आदिवासी भी हैं, लेकिन 14 में से 14 सीटें बीजेपी को चली गई। दूसरा 12 सीटों वाला बस्तर है, जिसमें से 11 सीटें आदिवासी हैं, एक सीट सामान्य है जगदलपुर शहर की मुख्यालय की। पूरा का पूरा बस्तर जो है उसमें 8 सीटें बीजेपी को गईं, कुल 4 सीटें कांग्रेस के हाथ रहीं। आदिवासियों के बीच बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। अब ऐसे आदिवासी इलाकों के बारे में सोचते हुए ये भी याद रखने की जरूरत है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने, जो कि उत्तर इलाके के हैं, उत्तर छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय। वहाँ से आदिवासी, वो कई बार आदिवासी सीटों से वो सांसद, विधायक अभी जीत कर आए, वो मुख्यमंत्री बने। प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बना, ऐसा लोग इसलिए कहते हैं कि जो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनकी जाति को लेके कई तरह के मामले मुकदमे चलते रहे, पूरी जिंदगी उनके चलते रहे, वो सुलझे ही नहीं आखिरी तक। आखिरी की किसी अदालत का फैसला मुझको याद है जिसने ये तय किया कि ये परिवार आदिवासी परिवार नहीं है, तो शायद उनके बेटे जो हैं अमित जोगी, वो एक सामान्य सीट से, भूपेश बघेल जहां से विधायक बने हैं उस पाटन सीट से वो लड़े थे, लेकिन आज वो चर्चा नहीं है। आज मैं चर्चा ये कर रहा हूं कि जिस प्रदेश में आदिवासियों ने इतना बड़ा समर्थन दिया बीजेपी को, एक किस्म से सरकार जो है उसी समर्थन से बनी है बीजेपी की। यहाँ पर इतनी सीटें, यानी 14 में से 14 और इधर 12 में से 8, किसको कहते हैं इतनी सीटें? यानी 22 सीटें मिली हैं उनको 26 में से। अब खैर, हम बस्तर की एक खबर लेकर आपके बीच हैं आज, इसलिए मैं ये थोड़ा सा माहौल बना रहा था कि आदिवासियों का क्या महत्व है। बस्तर की एक खबर है, मेरी नहीं है। एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट अंकुर तिवारी। वो बस्तर जाते रहते हैं, बस्तर की रिपोर्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया पर बड़े जलते सुलगते मुद्दे बस्तर के वो उठाते हैं, लिखते हैं। मैं उसको उतना ही जानता हूँ, उनके काम से जानता हूँ। मैं किसी को नाम से जानने में भी क्या जानना, किसी को काम से जानना अधिक महत्वपूर्ण रहता है। तो मैं अंकुर तिवारी को उनके काम से जानता हूं। उनका काम बड़ा उम्दा है, वो जनता के जलते सुलगते मुद्दे जो हैं इसको उठाते हैं। वो अभी उन्होंने कांकेर और नारायणपुर, इन 2 जिलों का दौरा किया बस्तर के। वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है मुझको। मैं नहीं गया हूं इस रिपोर्टिंग को करने के लिए, उन्होंने भेजी है। मैं उनकी इजाज़त से इसको YouTube पर पेश कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, 35 रुपए का राशन लेने के लिए आदिवासियों को 35 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है। 35 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है राशन लेने के लिए। और आप एक चीज़ और जान लीजिए,
जाते हुए तो खाली झोली या बोरा लेके जाते होंगे, लौटते में तो अनाज का भी वजन रहता होगा। आप कभी कल्पना करके देखिए कि 20 किलो, 30 किलो, 35 किलो वजन लेकर आप 35 किलोमीटर चल सकते हैं क्या? लोग 5 किलो, 7 किलो के अपने बच्चे को गोद में लेकर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर उसको कहने लगते हैं थोड़ा सा पैदल चलो, कहीं बैठ जाते हैं। ये हालत रहती है। नारायणपुर और कांकेर जिले के आदिवासी 35 रुपए का राशन लेने के लिए 35 किलोमीटर से अधिक पैदल आते जाते हैं। अब इन्होंने, अंकुर ने जो रिपोर्ट भेजी है वहाँ से, उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ दर्जनों राशन दुकानें चल रही हैं। जिस पंचायत के लिए राशन दुकान मंजूर की गई है, उस पंचायत तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। लेकिन बस्तर के आदिवासियों ने अपनी खुद की कोशिश से 4 पहिया मालवाहक गाड़ी के जाने लायक एक काम चलाऊ सड़क खुद तैयार की है आदिवासियों ने, ताकि राशन दुकान तक राशन आ जाए। लेकिन नहीं पहुंचाया जा रहा है वहां पे राशन। हो सकता है कि ये बात 100% दुकानों पर लागू न होती हो, कुछ दुकानों पर लागू होती है। लेकिन चावल पका है कि नहीं देखना रहता है, तो हम हंडी के हर दाने को निकाल के नहीं दबाते हैं। एक दाना निकालते हैं, देखते हैं पका है कि नहीं। इन्होंने लिखा है, अबूझमाड़, बस्तर का अबूझमाड़ इलाका है। अबूझमाड़ के कई ऐसे गांव हैं जहां तक आज कोई भी पहुंच मार्ग नहीं है, आज तक नहीं। अभी अमृतकाल चल रहा है, 75 साल पूरे हुए हैं भारत को आज़ाद हुए। हालांकि प्रदेश में ज़्यादा वक्त सरकार जो है वो कांग्रेस की ही रही, भाजपा की सरकार कम रही। लेकिन इन्होंने लिखा है, अंकुर ने, कि कई पंचायतों में सरकारी राशन दुकान नहीं खोली गई है, रास्ता नहीं है, कैसे खोलेंगे। इन्होंने वहां से लिख के भेजा है कि ग्राम पंचायत पांगुर में 2019 में राशन के लिए गोदाम बनकर तैयार था, बन गया है 19 में, कितना 4 साल हो रहा है, लेकिन सड़क नहीं है ये बोल के राशन नहीं भेजा जाता। ये सरकार की बड़ी खराब योजना रहती है। एक्सरे मशीन आ जाती है, टेक्नीशियन नहीं रहता, रेडियोलॉजिस्ट नहीं रहते। सीटी स्कैन मशीन आ जाती है, उसके टेक्नीशियन नहीं रहते, रेडियोलॉजिस्ट नहीं रहते। सोनोग्राफी की मशीन आ जाती है, चलाने वाले डॉक्टर नहीं रहते। ये बहुत सारी जगहों पे है, मशीन है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मशीन नहीं है। ऐसा यहाँ पे है, जहाँ गोदाम बन गया राशन का वहाँ सड़क नहीं है, जहाँ सड़क होगी वहाँ गोदाम नहीं रहेगा। इसमें बड़ी दिलचस्पी रहती है अफसरों की। क्यों रहती है निर्माण में दिलचस्पी, इसको आप जाने, मैं तो नहीं जानता हूँ उतना। तो इन्होंने लिखा है कि पांगूर गांव जिसकी चर्चा हुई है कि गोदाम बन गया है, सड़क नहीं है, वहां पे बांस कटाई के लिए ट्रक पहुंच जाता है। वहां के जंगल में बांस काटने के लिए, काट के ले जाने के लिए ट्रक पहुंच जाता है, राशन गोदाम तक नहीं जाता। सड़क नहीं है एक तो, दूसरा बांस काटने में जितनी दिलचस्पी होगी उतनी राशन पहुंचाने में नहीं होगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात नहीं है, ये बरसों से चले आ रहा है, ये 2019 से चले आ रहा है, पिछली कांग्रेस सरकार के समय की बात है। गांव वालों का कहना है, पांगुर नाम का गांव, मैं नाम बतला रहा हूं जहां चले सरकार, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बेठिया तक जाने के लिए 35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहां पे राशन दुकान होगी छोटे बेठिया में, वहां तक जाने के लिए 35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और 35 किलो चावल मिलता है 35 रुपए में। आप देखिए 35 का पहाड़ा हो गया, 35 रुपए में 35 किलो चावल लेने के लिए 35 किलोमीटर गए, और फिर 35 किलोमीटर चावल लाद कर 35 किलोमीटर वापस पैदल आए। 35 किलो कभी उठा के देखिएगा, जान निकल जाएगी। 35 किलोमीटर चलते हैं ये लोग उस चावल के लिए। और एक आदिवासी किसान ने ये बतलाया कि गांव के लोग हर परिवार से 200 रुपये चंदा देते हैं, हर परिवार से 200 रुपये, तब कहीं जाकर छोटे बेटिया से राशन लेने के लिए ट्रैक्टर जुट पाता है।
आप कल्पना कीजिए, चावल 35 रुपए का लाने के लिए भाड़ा जो देना पड़ रहा है 35 किलोमीटर से, वो 200 रुपया। सरकार की योजना कम से कम इस गांव में, इसके आसपास के और बहुत सारे गांव हैं, मैं बतलाता हूं आपको। कोडोनार, बोरानिरपी, बियोनार, कोरसकोडो, सितरम, आलदंड, मुसपरसी, गारपा, बिनागुंडा, हचेकोटी, आमाटोला, ऐसे दर्जनों गांव हैं। 35 रुपए में सरकार चावल दे रही है, लाने का भाड़ा ट्रैक्टर को 200 रुपए दे रहे हैं गांव वाले। क्या फायदा हुआ सरकार की रियायती योजना का? मैं सामने रख रहा हूं फैक्ट्स सरकार के। 2019 से ऐसा ही चल रहा है, नया नहीं है। लेकिन सरकार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है कि पिछली सरकार के समय भी जो ठीक नहीं हुआ उसको ठीक करे। तो मेरा मानना है कि विष्णुदेव साय आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इस बात को ध्यान से देखेंगे, किसी को तैनात करेंगे और इस स्थिति को सुधरवाएंगे। हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं जो अंकुर ने वहाँ गांव के लोगों से बात की है। 1 मिनट उसको देखिए, मैं उनकी बात को अपने तरफ से कितना बतलाऊं, आप देखिए उसको जरा, ये वीडियो देखिए। क्या समस्या होता है जब यहाँ से आप लोग छोटे बेटिया तक जाना पड़ता है चावल के यहाँ लिए? से हम लोग छोटे बेटिया जाते हैं, 35 किलोमीटर दूरी पड़ता है। हम लोग ऐसा आते हैं कि हमको गर्मी भर का भी सामान यहाँ अपना पंचायत पर आएगा, गोदाम में रहेगा, यहाँ से विक्रय करने से अच्छा होगा बोल के हम लोग सोचते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रोड नहीं बन पा रहा है, तो रोड को भी बना रहे गाँव वाले, उसके बाद भी गर्मी भर का सामान भी वहीं से हमको डुलाना पड़ रहा है। बारिश का सामान तो वहाँ अटक जाता है, हम वहाँ तक गाँव वाले भी चाहते हैं, चलो ला नहीं पा रहे बोल के। लेकिन अभी गर्मी भर का भी तो सामान लाना चाहिए। कोई गरीब रहता है, कोई कुछ के पास धन रहता है, किसी के पास धन नहीं रहता है, उन लोग भी परेशान होके जा रहे हैं वहाँ पर। अगर ट्रैक्टर मिलता है तो हमको 100 रुपया किलो मतलब एक कार्ड में देना पड़ता है। ऐसा ऐसा परिस्थिति होता है, इसलिए हम लोग समझता है कि हमको पंचायत में आए चावल पंचायत से वितरण करें। तो ये 2019 तक ये गोदाम तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ चावल 35 किलो चावल के लिए हम बेटिया तक 30-35 किलोमीटर पैदल जाके आते हैं। अगर साधन मिला तो ठीक, साधन नहीं मिलने से पैदल जाके भी आते हैं। मुसीबत को देखते हुए एक दिन रुकना भी पड़ता है, कभी दिन गाड़ी संसाधन मिलेगा तो वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाना बोलने से 35 किलो बोह के लाना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने सुना एक आदिवासी की तकलीफ, क्या हालत है। मैं और आपको बतलाता हूँ, कुछ आदिवासियों ने अंकुर को ये बतलाया, राशन लेने के लिए 2 दिन पहले घर से निकलते हैं, राशन लेने के बाद लौटते हुए 1 रात रास्ते में रुकते हैं। आदिवासी कई गांव के, कुछ गांव 35 किलोमीटर दूर हैं तो 70 पड़ता होगा, लेकिन 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच सफ़र करना जाते आते बहुत सारे लोग हैं। आप सोचिए 2 दिन उनकी ज़िंदगी के, अगर आप मनरेगा की 2 दिन की मजदूरी उनकी जोड़ें इतना चलने की, और मैं आपको बतलाऊं 35 किलोमीटर चलना आसान नहीं रहता है। मैं खुद चलता हूं रोज़, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगता है। 35 किलोमीटर का मतलब यह है कि बिना रुके अगर वो चलेंगे, बिना रुके, तो 7 घंटा उनको लगेगा। और मैं तो कसम खा के चलता हूं तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता हूं। 35 किलोमीटर का मतलब उनको बीच में कुछ तो पानी पीना पड़ेगा, कुछ तो रुकना पड़ेगा। 7 घंटा कम से कम लगेगा अगर मेरे जैसे रफ्तार से चलेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। दूसरा, मुझको एक जानकारी ये मिली है, अंकुर की रिपोर्ट से परे जानकारी मिली है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनको चावल फ्री में मिल रहा है। मैं जानता नहीं ये जानकारी सही है कि नहीं, मैंने परखा नहीं है इसको, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार चावल मुफ्त में दे रही है बिलो पावर्टी लाइन बीपीएल लोगों को, लेकिन लोगों को इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इसके अलावा देखिए, अब आप नारायणपुर ज़िले में कोयलीबेड़ा ब्लॉक है, वहाँ पे बरसात के समय 3 महीना नदी के कारण रास्ता बंद रहता है। 3 महीने लोग चावल लेने नहीं जा पाते।
क्या हालत होती होगी। या तो पहले ला के रख लें, अगर सरकार देती होगी 3 महीने का चावल, तो झोपड़ी में पानी में जो टपकता होगा पानी, उसमें भीग के खराब हो सकता है। नहीं तो इधर उधर से जुटाना पड़ता होगा, खरीदना पड़ता होगा। 3 महीना नदी नहीं लाने देती, बाकी समय सड़क नहीं है उसकी वजह से नहीं आ पाता। ऐसी बहुत सारी जानकारी और भी है। लेकिन मैं सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि प्रदेश के जिन आदिवासियों ने बीजेपी की इस सरकार को बनाया है, वही अकेले जिम्मेदार हैं। उन्हीं की सीटों से ये सरकार बनी है। उन आदिवासियों को अगर ऐसी दिक्कत हो रही है, चाहे 100 गांव में हो, चाहे 200 गांव में हो, चाहे 4 जिले में हो, जहां भी हो, इसको सबसे पहले देखना चाहिए, इस तकलीफ को दूर करना चाहिए। मैं चुनाव से भी परे की बात करता हूँ, वो तो राजनीति की बात बीच बीच में आ जाती है मेरी बातचीत में। मैं इंसानियत की बात करता हूँ। जो दुनिया के सबसे सीधे और सरल लोग हैं, उनका ये हाल है। दूसरी बात मैं आपको बतलाऊं, कम लोगों को ये बात मालूम होगी। छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं, बस्तर के आदिवासी, ये छत्तीसगढ़ के पहले निवासी हैं। छत्तीसगढ़ के पहले निवासी हैं। ये 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले जब भी आए होंगे यहाँ, ये छत्तीसगढ़ के पहले निवासी हैं। यही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। छत्तीसगढ़ उन्हीं का है। इन जंगलों में बसे हुए जो लोग हैं उन्हीं का है। मैं सरकार को एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। एक कहानी बहुत चलती है राम कथा से लेकर, कि राम वन गमन पथ है छत्तीसगढ़ में। राम यहाँ से निकले थे जगह जगह, इधर माता कौशल्या का मंदिर, उधर शबरी आश्रम, वहाँ फलाना। राम को लेके कहानियाँ बहुत गूंथी गई है छत्तीसगढ़ में। कहानी है, मैं नहीं जानता ऐतिहासिक रूप से सच क्या है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी रहे होंगे राम, 14 बरस का वनवास था। वन क्या होता था? जंगल। जंगल में ही उनको रहना था। बीच बीच में वो राजधानी रायपुर आके मॉल में जाके घूम के कुछ खा पी के फिर नहीं लौट सकते थे जंगल। उनको जंगल में ही रहना था। पिता के आदेश पर, माँ की फरमाइश पर वो जंगल आए थे, जंगल में ही रहे होंगे। मेरा मानना है कि जंगल में सिर्फ आदिवासी थे उस वक्त। हजारों साल पहले की बात है राम कथा। उस समय केवल आदिवासी थे जंगल में। उन्हीं लोगों ने राम का अतिथि सत्कार किया, उन्हीं लोगों ने राम का साथ दिया। यही आदिवासी थे जो राम के साथ लंका में लड़ने के लिए गए, युद्ध करने गए। यही लोग थे, यही आदिवासी थे, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, तेलंगाना के हों, उड़ीसा के हों, कहीं के भी हों। राम का पूरा साथ, वानर कुछ नहीं होते थे, आदिवासी होते थे। इन्हीं को शहरी लेखकों ने वानर लिख दिया, बंदर थे। ऐसा हिकारत रहती है शहरी लोगों के मन में आदिवासियों के लिए। मेरा ये कहना है, राम का नाम लेके जो सरकार बनी है उसको तो और ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि अगर राम का अतिथि सत्कार 14 बरस जिन आदिवासियों ने किया था वनों में, उन आदिवासियों के हक का ख्याल सबसे पहले रखें। राशन पानी, दवाई, इलाज, स्कूल, जो हो सकता है उनके इलाके के लिए सबसे पहले करें। मैं राम के नाम पे बनी सरकार को आह्वान कर रहा हूँ कि राम का अतिथि सत्कार करने वाले आदिवासियों के इलाकों में जो जो दिक्कतें हैं उनको पहले पूरा करें। ये नाम मैंने कई गिना दिए हैं। इसको देखकर भी, इसको सुनकर भी सरकार जांच सकती है, परख सकती है। आज कहने के लिए मेरे पास इतना ही है। अंकुर तिवारी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये रिपोर्ट हमको भेजी। उसी के आधार पे मैं आज आपके बीच ये कह रहा हूँ। आपको अगर हमारी ये बात अच्छी लगती होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा जाके, ताकि जैसे ही हम पोस्ट करें आपको एक मैसेज मिल जाएगा। लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, शायद उनको भी ये अच्छा लगे। नीचे टिप्पणी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर, उसको हम पढ़ते हैं, उससे हमको मदद मिलती है। चलते चलते एक बात और कि अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चला रहे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, तो हेलमेट लगा कर रखिए।
उसका बेल्ट लगा कर रखिए नीचे से, किसी हादसे की हालत में यही बात आपकी जान बचाती है। और अगर आप कार में या किसी ऐसी गाड़ी में चल रहे हैं जिसमें सीट बेल्ट हैं, आप उसको लगा कर ही चलिए, वही आपकी ज़िंदगी बचाती है किसी हादसे के होने पे। फिर मिलते हैं।